नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और मैं एक पेटेंट एजेंट भी हूँ। मेरा पेटेंट एजेंट नंबर है 3339 और आज हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 15 से लेके सेक्शन नंबर 20 तक, जहाँ पर मेनली जो फोकस होता है ना बात का, वो यहाँ पर ही रहता है। किस पे रहता है? पावर ऑफ द कंट्रोलर। कंट्रोलर का पावर क्या है वो यहाँ पर पता चलता है। सो पावर ऑफ द कंट्रोलर, क्या क्या पावर है कंट्रोलर के पास। तो सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 20 तक अगर आप पेटेंट एजेंट की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इतना ही आंसर काफी है कि पावर ऑफ कंट्रोलर यहां से वर्ड उठा लीजिए, दिमाग में बिठा दीजिए, काम हो जाएगा खत्म। अब हम बात करते हैं डिटेल में कि क्या क्या लिखा हुआ है इस केस में। तो इससे पहले हमें याद करना होगा सेक्शन नंबर 14 13 थोड़ा सा देख लेते हैं। 14 या 13 में हमें क्या कहा गया था? एंटीसिपेशन के बारे में बात कही गई थी कि जब एंटीसिपेशन होता है तो क्या होता है। करेक्ट। तो वो चीज ध्यान में रखना कि ये चीज कहां से स्टार्ट हो रही है। ये चीज स्टार्ट हो रही है कि फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ गया है एप्लीकेंट के पास। अब बात कर रहे हैं हम एप्लीकेशन की ग्रांट के लिए या फिर उससे आगे बढ़ने के लिए। चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 15 के बारे में, जहां पर है पावर ऑफ द कंट्रोलर टू रिफ्यूज और रिक्वायर अमेंडेड एप्लीकेशन। कब कंट्रोलर कोई एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर सकता है या फिर अमेंडमेंट मांग सकता है उस एप्लीकेशन के अंदर से? जब एप्लीकेशन होती है, कंट्रोलर के पास जाती है। कंट्रोलर अगर उनके स्पेसिफिकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसे देखते हैं और वो समझते हैं, ऐसा फील करते हैं ऐसा कि ये एज पर द एक्ट और एज पर द रूल्स ये इनलाइन नहीं है, तो वहां पर दो चीजें हो सकती है। नंबर वन, कंट्रोलर उस एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर सकते हैं या फिर उस पर्सन को नोटिस कर सकते हैं कि आप इसको चेंज कर दीजिए, अमेंड कर दीजिए, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस ला दीजिए। तो बस यही चीज बता रहा है सेक्शन नंबर 15, जहां पर कंट्रोलर रिफ्यूज कर सकता है कोई एप्लीकेशन को या फिर अमेंड करने की बात कर सकता है कोई एप्लीकेशन पे। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 16 के बारे में। वापस देखिए, पावर ऑफ द कंट्रोलर टू मेक ऑर्डर्स रिस्पेक्टिंग डिवीजन ऑफ एप्लीकेशन। इंटरेस्टिंग केस है, समझिएगा ध्यान से। एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन भेजी जाती है 1/1/2022 यानी 1/1/2022 को। उसमें टोटल 10 क्लेम्स हैं। टोटल देयर आर 10 क्लेम्स। उस 10 क्लेम में से कंट्रोलर ऐसा समझते हैं कि 1358 जो क्लेम्स हैं वो रिलेट कर रहे हैं। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है इंजन कंबशन चेंबर के बारे में, और रिमेनिंग जो क्लेम्स है वो रिलेट कर रहे हैं ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल के बारे में, फ्यूल ब्लेंडिंग के बारे में। एप्लीकेशन एक ही है मगर उसके अंदर दो एप्लीकेशन हो सकती है, ऐसी चीज रखी गई है। दो एप्लीकेशन, दो इन्वेंशन डिस्क्लोज कर दिए गए हैं। बोथ न्यू बट बोथ आर डिफरेंट। दोनों सही है बट दोनों डिफरेंट है। तो इस केस में क्या होगा कि उस एप्लीकेशन को डिवाइड करने के लिए एक कंट्रोलर जजमेंट देंगे। कंट्रोलर कह सकते हैं कि 1358 के साथ आप एक एप्लीकेशन बनाइए, बाकी के क्लेम के साथ एक आप दूसरी डिविजनल एप्लीकेशन बनाइए, क्योंकि दोनों क्लेम्स आपके दो इन्वेंशंस के लिए हो सकते हैं। बट एज पर दी सेक्शन 10 हम ग्रुप ऑफ इन्वेंशन यानी एक इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट के लिए या फिर एक ही इन्वेंशन के लिए पेटेंट फाइल कर सकते हैं। सो डिवाइड करने का ऑर्डर मिला, डिवीजन करने का ऑर्डर मिला फ्रॉम द कंट्रोलर। एप्लीकेशन फॉर फ्यूल ब्लेंडिंग प्रोसेस विद सेम प्रॉपर्टी, विद सेम प्रायोरिटी। इसका मीनिंग है अगर इस तरीके का कोई एप्लीकेशन आपने फाइल किया है अगेंस्ट द कंट्रोलर और कंट्रोलर ने ऐसा ऑर्डर दिया कि उस एप्लीकेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो वहां पर प्रायोरिटी रेट जो पहले वाली एप्लीकेशन की रहेगी वही डिविजनल एप्लीकेशन की भी रहेगी। सिर्फ डिविजनल आपका इतना होगा कि आपने एक इन्वेंशन के लिए एक पेटेंट फाइल की, दूसरे इन्वेंशन के लिए दूसरी पेटेंट फाइल की। तो ये भी पावर कंट्रोलर के पास है कि आपकी एप्लीकेशन को देख के वो एक इन्वेंशन के लिए है या मल्टीपल इन्वेंशन के लिए, वो भी डायरेक्शन दे सकते हैं, डिविजनल एप्लीकेशन बना सकते हैं। किसी किसी को डिविजनल एप्लीकेशन और पेटेंट ऑफ एडिशन में दोनों में सिमिलरिटी दिखती है। देखो दोनों चीजें डिफरेंट है। एक है डिवीजन ऑफ एप्लीकेशन, यानी अगर आपने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी है जिसके अंदर दो नई चीजें हैं तो दोनों डिवाइड की जाएगी। यानी पहले ही आपने फाइल कर दिया,
उसके अंदर दो चीजें या एक से ज्यादा चीजें हैं। अब पेटेंट ऑफ एडिशन क्या होता है, एक बार आपने पेटेंट फाइल कर दी, फिर आपको लगता है कि ओ मैंने तो ये छोड़ दिया, तो उसको ऐड करने जा रहे हैं। तो ऐड करना और डिवाइड करना दोनों चीजें अलग अलग हैं। आशा करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन सही मायने में समझ में आ चुका होगा अभी। चलिए सेक्शन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। पावर ऑफ द कंट्रोलर टू मेक ऑर्डर रिस्पेक्टिंग डेटिंग ऑफ द एप्लीकेशन। वापस आ गया पावर ऑफ द कंट्रोलर। याद कीजिए पावर ऑफ द कंट्रोलर 15 में क्या कहा गया था कि अगर स्पेसिफिकेशन सही नहीं है तो रिफ्यूज कर दिया जाएगा या फिर अमेंडमेंट करवा दी जाएगी। सेक्शन नंबर 16 में क्या कहा गया था, डिवीजन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बात की थी। अब हम सेक्शन नंबर 17 में आते हैं जहां पर है टू मेक ऑर्डर्स रिस्पेक्टिंग डेटिंग ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। पोस्ट डेटिंग किया जा सकता है एप्लीकेशन को कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से ही बिफोर द ग्रांट ऑफ द पेटेंट। अगर ग्रांट नहीं मिली है पेटेंट को तो उसको पोस्ट डेट किया जा सकता है अप टू 6 मंथ, वो 17(1) कह रहा है। And application is not as per the act or rule and returned to applicant, then refiled date can be the date of filing। इसका मीनिंग है अगर as per the section 15 अगर कंट्रोलर ने कह दिया कि आपकी एप्लीकेशन की जो स्पेसिफिकेशन है या डॉक्यूमेंट्स है वो एज पर दी एक्ट नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए कि नई एप्लीकेशन फाइल कीजिए। तो उस केस में नई एप्लीकेशन की जो डेट ऑफ फाइलिंग रहेगी वही उसकी प्रायोरिटी डेट बन जाएगी, यानी पुरानी एप्लीकेशन की प्रायोरिटी डेट नहीं मिलेगी। तो ये कहा गया है सेक्शन नंबर 17 में, जो है पावर ऑफ द कंट्रोलर टू मेक ऑर्डर रिस्पेक्टिंग डेटिंग ऑफ द एप्लीकेशन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की डेट को ही आप एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन है तो उसकी डेट को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। ऐसा ऑलरेडी एक हाई कोर्ट का जो केस था, केस स्टडी के अंदर भी बताया गया है। केस स्टडी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप पूछिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कि कौन सी केस स्टडी थी। सोवार्टिस करके मैं डाल दूंगा, वो केस स्टडी आपको मिल जाएगी। चलिए सेक्शन नंबर 18 के पास चलते हैं अभी। पावर ऑफ द कंट्रोलर इन केस ऑफ एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन वर्ड याद आया? यस। सेक्शन नंबर 13, अब 13 के बाद 18 में भी यहाँ पर आता है और यहाँ पर 19 भी हम कवर करेंगे। चलिए क्या होता है एक बात समझ लेते हैं। पर्सन 1 ने फाइलिंग की एप्लीकेशन कौन सी डेट पे, 12 अप्रैल 2021 को, विद क्लेम 1, क्लेम 2 एंड क्लेम 3। पर्सन 2 ने भी पब्लिश की एप्लीकेशन ऑन 11 अप्रैल 2021 को विद सेम क्लेम 2। क्लेम 2 दोनों में सेम है, तो क्या होगा कि कंट्रोलर इसको कहेंगे कि भाई साहब इसको अमेंड कर लीजिए, ये तो क्लेम आपका सेम है। क्या कहेंगे उसके बारे में सेक्शन नंबर 19 बताएगा। बट फिलहाल आप समझिए कि इस केस में एंटीसिपेशन हो रहा है, तो एंटीसिपेट हो रहा है ये पता चला कंट्रोलर को। तो अगर दोनों की डेट सेम होती तो, यानी कि अगर यहाँ पर जो पर्सन 2 है उसकी भी ये 11 की जगह पर 12 होती तो दोनों की डेट सेम हो जाती। दोनों की डेट सेम हो जाती तो वहां पर कोई एंटीसिपेशन नहीं है। अगर दोनों सेम डेट पे पब्लिश हुई है एप्लीकेशन, दोनों के क्लेम सेम है, तो कोई एक दूसरे को एंटीसिपेट नहीं करेगा। मगर एक की पहले हो जाती है तो उसे एंटीसिपेट करेगा। या फिर मैंने आपको सेक्शन 13 में बताया था कि किसी किसी केस में क्या होता है कि उसकी पब्लिकेशन बाद में होती है मगर डेट ऑफ प्रायोरिटी पहले की होती है एप्लीकेशन के फाइल होने की। तो वहां पर है ना एंटीसिपेशन होता है बाय प्रायोरिटी ऑफ क्लेम। ओके, इस केस में क्या होगा, इस केस को कहेंगे हम पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट। तो वहां पर पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट, कंट्रोलर को पता ही है कि ये क्लेम 2 दूसरे में दिया ही गया है या कोई भी चीज कंफर्म है कि ये एंटीसिपेट कर रही है। इन केस ऑफ पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट, when invention of the applicant can't be performed without infringing claims of any other patent, यानी कोई ना कोई क्लेम को तो यूज करना ही है प्रीवियसली जो भी पेटेंट है उसके। तो उस केस में क्या होगा, कंट्रोलर कहेंगे कि रेफरेंस डाल दीजिए आपकी पेटेंट में, जो बाद वाली पेटेंट है ना उसमें पहले वाली पेटेंट का रेफरेंस डाल दीजिए। अबोव क्लेम्स के ऊपर डालना है, उसकी एक बाकायदा नोटिस बना के दी जाएगी, सर्कुलेट की जाएगी, या फिर उसको अमेंड कर दीजिए। उस क्लेम को अमेंड यानी उसको निकाल दीजिए या फिर उसको चेंज कर दीजिए। अगर ये भी नहीं करना है
तो वैलिडिटी चेक कर लीजिए उसकी। वैलिडिटी चेक करने के लिए, यानी मैं खुद एप्लीकेंट हूं, मेरे ही क्लेम 2 पे कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो मैं बता रहा हूं कि जो ऑब्जेक्शन आ रहा है वो या तो वो गलत है या फिर वो जो पुराने वाली एप्लीकेशन है वो गलत है। दो चीज में से मैं कुछ भी वैलिडिटी प्रूव कर सकता हूं। अगर प्रूव कर पाया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं प्रूव कर पाया तो मुझे अमेंड करना पड़ेगा या फिर रेफरेंस डालना पड़ेगा उस क्लेम के लिए। अब वो रेफरेंस निकल भी सकते हैं कब? अगर पुरानी वाली एप्लीकेशन रिवोक हो गई, सीज हो गई, उसका क्लेम अमेंड हो गया, देन वो रेफरेंस यहां से निकाला जा सकता है। तो ये चीजें लिखी गई है सेक्शन नंबर 19 में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पावर ऑफ कंट्रोलर को। जो 15 नंबर में बोला गया था कि अगर स्पेसिफिकेशन गलत है या कोई डॉक्यूमेंट गलत है तो उसे निकाल दिया जाएगा, उस पेटेंट को या तो कैंसिल की जाएगी या फिर उसके लिए अमेंडमेंट दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 16 बात करता है, सेक्शन नंबर 16 में हमने क्या देखा? सेक्शन नंबर 16 में हमने देखा डिवीजन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में, कि अगर एक से ज्यादा इन्वेंशन है एक एप्लीकेशन के अंदर तो वहां पर कंट्रोलर ऑर्डर दे सकते हैं डिवीजन करने के लिए। सेक्शन नंबर 17 में हमने देखा पोस्ट डेटिंग के बारे में। अगर पोस्ट डेटिंग की गई है, सॉरी, डेटिंग ऑफ द एप्लीकेशन के बारे में, अगर पोस्ट डेटिंग की गई है तो 6 महीने के लिए उसको पोस्ट डेट किया जा सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, या फिर अगर एप्लीकेशन को एज पर दी सेक्शन नंबर 50 नई बनाने के लिए कही गई है, किया गया है या ऑर्डर दिया गया है, तो उस केस में नई एप्लीकेशन का जो डेट ऑफ फाइलिंग रहेगा वही डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेंट रहेगा। सेक्शन नंबर 18 में कहा गया है पावर ऑफ द कंट्रोलर इन केस ऑफ एंटीसिपेशन। अगर कोई प्रीवियस एप्लीकेशन की डेट यानी क्लेम नई एप्लीकेशन जो पब्लिश हो रही है उसमें है तो वो एंटीसिपेट हो रहा है, एंटीसिपेट होगा तो क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल एंटीसिपेशन में क्या करना रहेगा? अगर एंटीसिपेशन है तो या तो उसका रेफरेंस डालना होगा अबोव द क्लेम, या तो उसे अमेंड करना होगा, या फिर उसकी वैलिडिटी चेक करनी होगी। रिवोक करना होगा एप्लीकेशन को, सीज करना होगा, क्लेम को अमेंड अगर कर दिया गया है, ये जो नई एप्लीकेशन जिसका रेफरेंस हमें लगाया है अगर वो एप्लीकेशन रिवोक्ड है, सीज्ड है, क्लेम उसका अमेंड किया गया है तो उस केस में रेफरेंस पुराने वाले से निकालने की भी बात हो सकती है। तो ये चीज थी सेक्शन नंबर 18 से लेके सेक्शन नंबर 19 तक। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 20 में, जो है पावर ऑफ द कंट्रोलर टू मेक ऑर्डर्स रिगार्डिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट। सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट की बात होती है कब? जब कोई असाइनमेंट है, अगर एक एप्लीकेशन के 3 एप्लीकेंट है तो वो 3 में से कोई एक अपना राइट बाय असाइनमेंट या फिर बाय एग्रीमेंट किसी को दे देता है, तो उस केस में, या तीनों मिलके किसी को दे देते हैं, तो उस केस के अंदर जो फॉर्म नंबर 6 फाइल करके नया जो पर्सन है ना उसको कहा जाता है क्लाइमेंट। नया जो पर्सन है इन ऑन बिहाफ जिसके ऊपर काम कर रही है एप्लीकेंट, तो वो क्लाइमेंट फॉर्म नंबर 6 फाइल करके कंट्रोलर को कह सकता है कि मैंने इन लोगों के साथ ये असाइनमेंट किए हैं, ये एग्रीमेंट किए हैं, ये पेटेंट मेरे नाम पे कर दी जाए। या फिर अगर किसी पर्सन की बाय लॉ का मीनिंग होता है अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाए एग्जांपल के तौर पे, तो वहां पर डेथ सर्टिफिकेट के साथ और कंसेंट के साथ कि मैं इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो वहां पर फॉर्म 6 फाइल करके उसका सब्स्टिट्यूशन बना जा सकता है उस एप्लीकेशन का। क्लाइमेंट हैज टू शो कोर्ट ऑर्डर। अगर कहीं पर भी बाय लॉ अगर किसी के साथ बात हो रही है तो वो कोर्ट ऑर्डर भी शो करना पड़ेगा। तो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर फॉर्म नंबर 6 फाइल किया जाएगा तो उस पे ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर जो भी एप्लीकेशन है वो दूसरे के नाम पे सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो ये बात रखी है सेक्शन नंबर 20 में। आशा करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।